नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ की जो लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा जी। और इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। तो चलिए बच्चों, आप शुरू करते हैं नीलकंठ पाठ को। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। कौन लौट रही थी? लेखिका। और लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। कि चिड़ियाओं और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो लेखिका को किसका ख्याल आया? चिड़िया और खरगोशों की दुकान का। और लेखिका ड्राइवर से बोलकर उस ओर चल पड़ी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों? इसमें मोर के बारे में बताया गया है कि मोर के पंजों से क्या बनती है? दवा बनती है। इसीलिए लोग उसे पालते हैं और मारते हैं। और मारने के उपरांत उन्हें उनकी वजह से जो पंजे हैं उनसे दवा बनाते हैं। लेकिन इसे मारने का बहुत बड़ा अपराध माना जाता है हमारे भारत देश में, और इस पर सख्त कानून भी बनाए गए हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं? कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़िया मान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। तो बड़े मियाँ क्या कहते हैं कि चिड़िया मान ने मुझसे कितने पैसे लिए हैं? 30 रुपए लिए हैं, और तब यह बच्चे मुझे दिए हैं। 12 कहाँ? भाई जरा सोच लो। तो अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझे क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। तो उन्होंने क्या किया है? बड़े मियाँ से लेखिका ने उन दोनों मोर के बच्चों को खरीद लिया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है तुम्हें। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। तो जब वह खरीद कर मोर के बच्चों को घर ले गई तो घर पर उनके जो परिवार वाले थे वो कहने लगे, भाई ये
मोर तो है ही नहीं, ये तो तुम्हें ठग लिया है किसी ने, और तुम मोर की आड़ में तीतर के बच्चे उठाकर ले आई हो। और कह कहकर लोग उन्हें चिढ़ाने लगे। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर खाक के पर लगे हैं, तो पक्षी ही है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। उन्होंने पलटकर लोगों को जवाब दिया कि पक्षी तो पक्षी होता है, चाहे वो मोर हो या फिर तीतर। पहले अपने पढ़े लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, पर तो कटोरों में सत्तू की टोक, छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकालकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गोरा प्रदान किया। तो लेखिका बता रही हैं कि जब वह दोनों पक्षियों को, दोनों मोर के बच्चों को अपने घर ले आती हैं, तो वो क्या उन्माद बचाते हैं। कभी अलमारी में घुस जाते हैं, कभी चूहेदानी में घुस जाते हैं और उनसे लुका छिपी खेल रहे हैं। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़की तो उन्हें रखनी पड़ती थी हमेशा बंद, ताकि वे छोटे से बच्चे बाहर निकल ना जाए, और दरवाजा निरंतर बंद ही रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा कौन? लेखिका की बिल्ली इन नवांत को यानी कि नए मेहमानों को पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन है। अगर लेखिका की बिल्ली को यह पता लग जाता कि घर में 2 मोर के बच्चे हैं, तो वह उन बच्चों को जान से मार भी सकती थी। यह भय लेखिका के मन में बस रहा था, यानी कि उन्हें सता रहा था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और यह दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्दानी के लिए असहाय ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। तो उन्होंने दोनों बच्चों को कहाँ पहुंचा दिया? पकड़कर जाली में पहुंचा दिया। दोनों नवांतकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में नववधु से तात्पर्य यहाँ पर नई वधु से। नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लखा कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर धूम धूम कर गुटर गु की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन के गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। तो इसमें बताया है बच्चों कि किस प्रकार से लेखिका ने उन दोनों पक्षियों को, दोनों मोर के बच्चों को अपनी जाली में बंद कर दिया, जहां पहले से ही उन्होंने कुछ पशु पाल रखे थे, कुछ पक्षी पाल रखे थे। तो आपस में वह मिलकर क्या मचाने लगे? शोर को मचाने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा झल्ली सी तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्री की नीलाभ धुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में
धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों और चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्ववेली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकम्या था और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आका जा सकता था। तो अब क्या होने लगे थे, वो मोर के जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, उनकी गर्दन बड़ी होने लगी थी, उनके पंखों पर जो था वो रंग आने लगा था। और आप तो जानते हैं कि मोर के पंखों का रंग किस तरह से होता है, बड़ा ही मन भावना होता है। तो वो मोर के बच्चे जो थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और बहुत ही सुंदर स्पष्ट उनका दृश्य दिखने लगा। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो अब क्या हुआ बच्चों कि धीरे धीरे क्या था, मोर के बच्चे बड़े होने लगे और वह और सुंदर लगने लगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा यह भाग समाप्त होता है। इससे अगले भाग में हम इसका अगला पाठ आपको पढ़ाएंगे। तो जब तक आप क्या करेंगे, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।